नमस्कार। पॉलिटी की जो हमने एक सीरीज़ शुरू की है उसमें आज हम देखेंगे संविधान की विशेषताएं क्या हैं, हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है और क्यों भारत का संविधान विश्व के बेहतरीन संविधानों में गिना जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि संविधान के जो लेक्चर होंगे वो सीरियल से ही मैं रिकॉर्ड करूं और सीरियल से ही चल रहे हैं हम। आज हम देखते हैं कि संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या उस संविधान में ऐसी चीज़ें हैं जो विश्व के बेहतरीन संविधानों में भारत के संविधान को गिना जाता है। ठीक है, जरा देखिए भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है भारत। मैंने जब प्रस्तावना का लेक्चर देखा होगा तुमने, तो प्रस्तावना में भी आया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, वहाँ भी समझाया था मैंने, लेकिन फिर से समझ लीजिए जरा एक बार। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है जब कोई देश बाहरी और आंतरिक रूप से अपने डिसीजन लेने के लिए किसी भी राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र या किसी के दबाव में न ले, खुद अपने डिसीजन अपनी मर्जी का मालिक हो। शाब्दिक मतलब इसका अपनी मर्जी का मालिक हो, सुप्रीम जो पावर हो वो खुद के पास हो उसका। ऐसे ही भारत राज्य है। भारत राज्य बाहरी और आंतरिक रूप से किसी भी डिसीजन को लेने के लिए क्या नहीं है, बाध्य नहीं है किसी देश पे। अगर हम मतलब भारत देश अगर राष्ट्रमंडल देश का सदस्य है तो हम अपनी इच्छा से है। राष्ट्रमंडल देश वही देश है जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे। अगर हम भारत देश में हैं, अगर भारत देश उस राष्ट्रमंडल का सदस्य है तो अपनी इच्छा अनुसार है। हम चाहे तो राष्ट्रमंडल की देश की सदस्यता, राष्ट्रमंडल जो ग्रुप है उसकी सदस्यता छोड़ भी सकते हैं। समझ में आ रही है? तो हम क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है भारत। भारत एक क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, अपनी मर्जी का मालिक है, कोई भी डिसीजन खुद ही ले सकता है, जब मर्जी तब ले सकता है। ठीक है, ये प्रस्तावना में भी समझाया था। दूसरा देखिए, लोकतंत्रात्मक राज्य। भारत में क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन साहब ने दी थी, जो प्रस्तावना में भी बताया मैंने। उसका मतलब होता है जनता के लिए जनता द्वारा नियमित शासन, मतलब जनता ही सर्वोपरि है। जनता ही सरकार को चुनती है एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए, और जनता के प्रतिनिधि ही शासन, मतलब जनता इनडायरेक्ट रूप से जनता ही शासन करती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जो उन पर शासन करती है फिक्स टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन, भारत में ऐसा है। अगली विशेषता है गणराज्य। भारत क्या है, गणराज्य है। गणराज्य का मतलब होता है जहां का, प्रस्तावना में भी आया था ये सब, जहां का राष्ट्राध्यक्ष या सबसे बड़ा पद, सबसे ऊंचा पद क्या हो, चुना जाता हो, निर्वाचित होता है और एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, गणतंत्र नहीं है। वहां पे गणतंत्र की जगह क्या है, राजतंत्र है। राजतंत्र मतलब वहां पे सबसे ऊंचा पद महारानी का है, और महारानी का निर्वाचन नहीं होता है, चुनाव नहीं होता है महारानी का। महारानी आनुवंशिक है वहां पे। अभी जो महारानी है उसके बाद उसकी बेटी महारानी बनेगी, उसके बाद उसकी बेटी, मतलब आनुवंशिक वो पद है, वहां पे आम नागरिक नहीं जा सकते हैं। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति के पद पर कोई भी आम नागरिक जा सकता है, बस शर्त है कि उसको जो राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता है वो उसके पास होनी चाहिए, बस। बाकी कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। भारत का जो सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति का है वो निर्वाचित होता है। गणतंत्र का मतलब होता है निर्वाचित होता है। समझ में आया गणतंत्र? अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष राज्य। भारत पंथ निरपेक्ष है, मतलब भारत जो देश है उसका कोई धर्म नहीं है, वो किसी भी धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। हमारा जो देश है, हमारे जो संविधान की विशेषता है पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी दो धर्मों के बीच भेदभाव न करना। इसका मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य किसी धर्म को प्रोटेक्शन नहीं देगा, राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, राज्य दो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य धर्म को जानता ही नहीं। प्रस्तावना में भी ये शब्द आया था। ठीक है, अगला शब्द है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। सबसे इंपोर्टेंट शब्द है ये, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। कैसे, अभी देखते हैं इसको। ठीक है, संविधान जो होता है, संविधान में जो संशोधन होता है या संविधान में जो अमेंडमेंट होते हैं, उस हिसाब से संविधान दो तरीके का होता है या दो टाइप का होता है। दो टाइप कौन कौन से, एक होता है कठोर संविधान और दूसरा होता है लचीला संविधान।
लचीला संविधान। इसका मतलब होता है अगर किसी संविधान में संशोधन आसानी से हो जाए, आसानी का मतलब होता है साधारण बहुमत से हो जाए, साधारण बहुमत से हो जाए। साधारण बहुमत का मतलब होता है टोटल सदस्यों का 1/2। मतलब जैसे भारत में संसद है, संसद ही किसी कानून को बनाती है, या संसद ही संसद के सदस्य मान के चलिए, संसद ही किसी संविधान के किसी भी विषय पर संशोधन कर सकती है, संविधान के किसी भी विषय पर अमेंडमेंट कर सकती है या संशोधन कर सकती है। तो अगर कोई संविधान अगर लचीलापन है जिस संविधान में, अगर उस संविधान की जो संविधान में अमेंडमेंट है या संशोधन है, वो अगर साधारण बहुमत से हो जाए, साधारण बहुमत मतलब उपस्थित या मतदान या टोटल सदस्यों का 1/2 सदस्य अगर उस विधेयक को पास कर दें तो अगर संशोधन हो जाए तो उसको बोलते हैं लचीला संविधान। लचीला मतलब आसानी से ही संशोधन हो जाए, टोटल सदस्यों का 1/2 सदस्य अगर उसको पास कर दें और वो विधेयक पास हो जाए या संविधान में संशोधन हो जाए, उसको बोलते हैं लचीला संविधान। कठोर का मतलब होता है कि कठोर संविधान उसको बोलते हैं जिस संविधान में संशोधन के लिए कठोर तरीका, या कह सकते हैं कि टोटल और उपस्थित या टोटल सदस्यों का उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से कोई संशोधन पास हो या किसी संविधान में संशोधन हो। जब हम आर्टिकल 368 पढ़ रहे होंगे, हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया या संशोधन जो होता है वो संविधान के आर्टिकल 368 में दे रखा है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि साधारण बहुमत क्या होता है और विशेष बहुमत क्या होता है। कठोर में अधिकतर जो संशोधन होते हैं वो विशेष बहुमत से होते हैं, और लचीले संविधान में साधारण बहुमत से ही संशोधन हो जाते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इन दोनों का क्या है, ये दोनों ही भारत के संविधान में हमारी संविधान में इसको अपनाया गया है, दोनों को ही अपनाया गया है। बहुत सारे संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं और बहुत सारे संशोधन विशेष बहुमत से होते हैं। इसलिए हमारा संविधान क्या है, कठोर और क्या है, लचीलेपन का समन्वय है। दोनों हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है, किसी संवैधानिक संशोधन के लिए हमको कठोर की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और किसी संविधान संशोधन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, लचीलापन या साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला देखिए जरा। अगली विशेषता क्या है, संसदीय प्रणाली है भारत में। प्रस्तावना में भी ये शब्द आया था, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षान प्रणाली, दोनों मैंने समझाया था वहां। संसदीय प्रणाली का मतलब होता है भारत में जो कार्यपालिका है वो विधायिका में से ही निकलती है। विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की सबसे पहली विशेषता क्या है, कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो विधायिका में से ही निकलते हैं। ठीक है, पहला या प्रस्तावना वाला लेक्चर देखिए, उसमें बहुत डिटेल से समझा रखा मैंने इसको। ऐसा समझिए, विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, डिफेक्टिव और डी ज्यूरे, मतलब नामित और वास्तविक शासक या प्रशासक अलग अलग होते हैं। इसका मतलब संविधान में लिखा गया है कि वास्तविक शासक कौन होगा, राष्ट्रपति, और हमको वास्तविक क्यों, नामित शासक कौन होगा, राष्ट्रपति, जबकि हमको दिखता कौन है, प्रधानमंत्री। सारे काम प्रधानमंत्री करता है, हमको दिखता है वो। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में क्या है, वास्तविक और नामित प्रमुख जो है वो अलग अलग है। दूसरी विशेषता क्या है संसदीय शासन प्रणाली की, वास्तविक और नामित जो प्रमुख है वो अलग अलग है, जैसे भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। दूसरा, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मतलब विधायिका के बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं वो, या विधायिका को नाराज नहीं कर सकते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की तीसरी विशेषता क्या है, विधायिका और कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका में से ही निकले हैं। ये संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है, प्रणाली है भारत में। अगला देखिए जरा, संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता का मतलब होता है संसद ही सभी कानून बनाती है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून ही सर्वोच्च सबसे ऊपर है। मतलब संप्रभुता का मतलब होता है सारे अधिकार, सारे कानून संसद ही बनाते हैं, सारे कानून।
केंद्र के कानून संसद बनाती है और राज्यों में कानून राज्य विधानमंडल बनाता है। इतना समझ में आ गया। तथा न्यायिक सर्वोच्चता में न्यायिक सर्वोच्चता मतलब सबसे ऊंचा न्याय व्यवस्था है हमारे यहाँ। संसद कोई ऐसा कानून न बना दे या ऐसी कोई विधि न लागू कर दे जिससे कि क्या हो जाए, समाज में उपद्रव फैल जाए या संविधान का उल्लंघन हो जाए। ऐसा कानून भी बना सकती है संसद, या विधायिका ऐसा कानून भी तो बना सकती है। उसकी जांच और परखने के लिए या उस कानून की देखरेख के लिए या वो कानून सही है या गलत है, इसकी परख के लिए क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता है। इतना समझ में आ गया। न्यायिक प्रणाली मतलब उस कानून की जांच करने के लिए, उस कानून को देखने के लिए कि सही बनाया है या गलत बनाया है, कोई उस कानून का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। न्यायिक सर्वोच्चता दोनों क्या है, उन दोनों का क्या है, समन्वय है भारतीय संविधान में। अगला पॉइंट क्या है, संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब है भारत राज्यों और केंद्र की क्या है, संवैधानिक अलग अलग संवैधानिक व्यक्तित्व है। अनुसूची 7 जब हम पढ़ेंगे तो अनुसूची 7 में केंद्र राज्य संबंध है। अनुसूचियां जब इसके बाद का जो लेक्चर होगा या अनुसूचियों का जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि अनुसूची 7 है, एक 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, तो 7वें नंबर की अनुसूची क्या बताती है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है या केंद्र राज्य संबंध भी है उसमें। तो हम वहाँ देखेंगे कि जो केंद्र का व्यक्तित्व, संवैधानिक व्यक्तित्व है वो अलग है और राज्यों का संवैधानिक व्यक्तित्व अलग है। देखिए जरा, अमेरिका भी क्या है, अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है। अगर हम थोड़ा सा भी अध्ययन करें अमेरिका के संविधान को, अगर हम थोड़ा सा देखें तो हम देखेंगे कि अमेरिका में भी क्या है, संघ लिखा हुआ है और भारत में भी संघ है। यूएसए भी क्या है, एक संघ है और भारत भी क्या है, इंडिया भी क्या है, एक संघ है। अंतर क्या है, अमेरिका के संविधान में फेडरल शब्द यूज किया गया है। फेडरल शब्द वहाँ के आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि अमेरिका राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है फेडरल। और भारत के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत भी राज्यों का एक संघ होगा। अंतर क्या है फिर, हमने फेडरल शब्द यूज क्यों नहीं किया, हमने यूनियन शब्द यूज किया है। अमेरिका ने संघ के लिए फेडरल शब्द यूज किया है और भारत ने यूनियन शब्द यूज किया है। अंतर क्या है भाई, अंतर ये समझिए जरा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें क्या है, ये समझिए, अमेरिका का मॉडल बता रहा हूं मैं तुमको, है यूएसए का मॉडल। फेडरल शब्द है जहां पे संघ के लिए, कैसे, ए सेंटर है और ए स्टेट है। समझिए जरा इसको, ध्यान से समझिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्या है, स्टेट है। अमेरिका में पहले अस्तित्व में स्टेट आए, राज्य पहले थे। राज्य मतलब राज्य पहले थे, सेंटर पहले नहीं था। राज्य क्या करते थे, राज्यों ने क्या किया, राज्यों ने डिसीजन लिया। वहाँ के अमेरिका का मॉडल बता रहा हूँ, राज्यों ने डिसीजन लिया, कोई भी अगर हम कोई भी निर्णय लेते, राज्य अगर बैठे आपस में, राज्यों ने कहा कि हम अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो पहले इसको बताना पड़ता है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। इसमें पता क्या हो जाता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है। क्या लग जाता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है। हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, सेंटर का गठन करते हैं, एक केंद्र बनाते हैं जो क्या करेगा, हमको इन्फॉर्म कर देगा, किसी भी चीज के लिए हमको क्या कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा। हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, एक सेंटर का निर्माण करते हैं। तब जाके राज्यों ने क्या किया, एक सेंटर का निर्माण किया, एक सेंटर को बनाया, एक सेंटर को बनाया। सेंटर क्या है, राज्यों की दया पर है, राज्यों की दया पर ही सेंटर है। राज्यों ने सेंटर को बनाया। इसका मतलब ये राज्य क्या है, सेंटर के अधीन नहीं है। ये राज्य कभी भी सेंटर से अलग हो सकते हैं। अगर इस राज्य के समझ में नहीं आ रहा सेंटर की बात है तो ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है। इसके समझ में नहीं आ रहा तो ये अलग हो सकता है। इतना समझ में आ गया। इसलिए वहां शब्द क्या है, फेडरल शब्द यूज किया गया है। वहां पे क्या है, सेंटर को वो कभी भी खत्म कर सकते हैं, राज्य अलग हो सकते हैं, क्योंकि राज्यों ने सेंटर को बनाया। राज्य अपनी मनमानी नहीं चला सकता है, इसलिए वहां फेडरल शब्द यूज किया गया। इन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, जरा देखिए, भारत में, इंडिया में क्या है, यूनियन शब्द यूज किया गया है। यहां भी देखिए जरा, ये स्टेट है और ये सेंटर है। भारत में पहले अस्तित्व में कौन आया, सेंटर अस्तित्व में आया।
भारत में पहले क्या है, सेंटर अस्तित्व में है। सेंटर की दया पर ही क्या बने हैं, राज्य बने। पहले 14 थे, फिर 15 हुए, फिर 18 हुए, फिर 20 हुए, फिर 22 हुए, फिर 24 हुए, फिर 29 हुए, फिर 28 हो गए। इसका मतलब सेंटर ने किसको बनाया है, स्टेट को बनाया है। इसका मतलब राज्यों का कोई अपना अस्तित्व तो नहीं है। राज्य कभी भी सेंटर से अलग नहीं हो सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश ये नहीं कहेगा कभी कि मैं अलग हो रहा हूं सेंटर से। नहीं, किसने बनाया है तुमको, सेंटर ने बनाया है। सेंटर चाहे तो किसी दूसरे राज्य का निर्माण कर सकती है, सेंटर चाहे तो किसी राज्य को विलय कर सकती है किसी राज्य में। ये किसके पास है, ये पावर किसके पास है, सेंटर के पास। इसका मतलब सेंटर, राज्य जो है वो सेंटर से अलग नहीं हो सकते हैं। जबकि अमेरिका में क्या था, अलग हो सकते थे। अमेरिका की स्टेट देखिए, क्योंकि राज्यों ने सेंटर को बनाया। इसका मतलब राज्य अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो चाहे तो सेंटर की बात को न माने। यहाँ पे ऐसा नहीं है। भले अपना राज्यों का अपना संवैधानिक व्यक्तित्व है, वो हम देखेंगे जब अनुसूची 7 पढ़ेंगे। भले उनके पास अधिकार है, लेकिन ये अधिकार नहीं है कि वो अलग अपना देश। उत्तर प्रदेश ये नहीं कह सकता है कि मैं अपना अलग देश बना रहा हूं क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं ना। सेंटर से ही, सेंटर की दया पर ही राज्य है। अमेरिका में क्या है, राज्यों की दया पे सेंटर है, जबकि भारत में क्या है, सेंटर की दया पे राज्य है। इतना समझ में आ गया, संघीय व्यवस्था ठीक हो गया। अगला शब्द है वयस्क मताधिकार। अगला जो विशेषता है संविधान की वो क्या है, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब 1935 के अधिनियम के बाद भारत में वोट देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। कितनी थी, 21 वर्ष थी। जरा समझिए इसको। भारत में जो वोट देने की आयु थी, वोट देने की आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी। पहले जब हम आजादी हो गए उसके बाद भी क्या था, 21 वर्ष थी आयु। 61वां संवैधानिक संशोधन हुआ और वोट देने की आयु कितनी हो गई, 18 हो गई। भारत में वयस्क मताधिकार है, मतलब जिसकी उम्र 18 वर्ष है और वो भारत का नागरिक है तो वो वोट दे सकता है। चाहे वो क्या है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, कोई पद प्रतिष्ठा किसी भी लिंग का हो, वो क्या दे सकता है, वोट दे सकता है। वोट दे सकता है जिसकी उम्र कितनी है, 18 वर्ष से। पहले कितनी थी, पहले आ जाता है एग्जाम में, 21 वर्ष थी। 61वां संविधान संशोधन हुआ और 18 वर्ष कर दी गई। मतदान भी 3 तरीके के होते हैं। मतदान क्या हो सकते हैं, मतदान 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बहुल मतदान, और एक होता है भारित मतदान, और तीसरा होता है वयस्क मतदान या वयस्क मताधिकार। बहुल मतदान, भारित मतदान और वयस्क मताधिकार। भारत में कौन सा है, वयस्क मताधिकार। ये दो क्या होते हैं समझिए जरा। तो बहुल मतदान का मतलब होता है एक ही व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पे वोट देना। मान के चलिए जहां पे आपका जन्म हुआ वहां पर आप वोट दे रहे हैं, उसके बाद जहां पे आप जॉब कर रहे हैं वहां पे आप वोट दे रहे हैं, उसके बाद जहां आप रह रहे हैं वहां पे वोट दे रहे हैं। इसका मतलब बहुल मतदान, एक ही व्यक्ति अपने वोट का प्रयोग एक से ज्यादा बार कर रहा है। ज्यादा बार का मतलब ये नहीं होता है कि इस साल किया या अगले 5 साल में किया, नहीं, एक ही टाइम में 2-3 जगह वोट दे देना। एक ही बार में 2-3 जगह वोट दे देना, मतलब मैं आज ही वोट दे रहा हूँ, वहां पे भी मेरे को अधिकार है वोट देने का। कहाँ पे, जहाँ पे मैं पैदा हुआ, या जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ 2 वक्त, या जहाँ पे मैं रह रहा हूँ 3 जगह। इसका मतलब बहुल मतदान। भारत में ऐसा नहीं है, एक बार व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है। भारित मतदान का मतलब होता है तुम्हारे वोट की वैल्यू बढ़ना या तुम्हारे वोट का भार बढ़ना। ये कैसे बढ़ेगा, एजुकेशन के हिसाब से, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, या तुम्हारे पास संपत्ति कितनी है। पहले ऐसा होता था, तुम्हारे पास एजुकेशन क्या, क्वालिफिकेशन क्या है और तुम्हारे पास क्या है, संपत्ति कितनी है, उसके हिसाब से क्या करेंगे, वोट का तुम्हारा मूल्य बढ़ेगा। अगर आप 10वीं पास हैं तो आपकी वोट मूल्य होगा सपोज 1। अगर आप 12वीं पास है आपकी वोट मूल्य होगा 2। अगर आप बीएससी हैं तो 3, और बीए हैं तो 4, एमएससी हैं तो 5, एमए। इस हिसाब से टीचर हैं तो ज़्यादा, प्रोफेसर हैं तो और ज़्यादा,
ISPC से हैं तो और ज़्यादा, मतलब आपका वोट का जो मूल्य है वो आपके किससे, क्वालिफिकेशन से बढ़ रहा है या आपकी संपत्ति से बढ़ रहा है। अगर आप 5 लाख कमाते हैं तो आपकी वोट मूल्य उतना होगा, या आपके पास 2 करोड़ की संपत्ति है तो आपका वोट मूल्य उतना होगा। ये इसको बोलते हैं भारित मतदान। भारत में ऐसा नहीं, भारत में वयस्क मताधिकार 18 वर्ष जिसकी भी आयु है, चाहे उसका लिंग कुछ हो, चाहे उसकी जाति कुछ हो, चाहे उसका धर्म कुछ हो, वोट दे सकता है। बस शर्त है कि वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, जरा अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगली विशेषता है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान के, अगर हम आगे संविधान देखेंगे, संविधान के बारे में अगर हम और अध्ययन करेंगे, आगे देखेंगे हम भारतीय संविधान के, भारत संविधान में भारतीय संविधान में 22/25 भाग हैं, 22/25 भाग हैं, 395 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हैं। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे होंगे तो मौलिक अधिकार में हम देखेंगे कि भाग 2 जब शुरू होगा, भाग 3 जब शुरू होगा तो भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में। भाग 3 आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 में क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, पहले 7 थे। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे वहां डिटेल में जानेंगे। और क्या था, भाई, और था क्या है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकारों के साथ साथ क्या है, मौलिक कर्तव्य भी है। मौलिक अधिकारों के साथ साथ क्या है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जब हम पढ़ रहे होंगे, संविधान का भाग 4A और आर्टिकल 51A, इसमें मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं। क्या क्या कर्तव्य हैं हमारे मौलिक अधिकारों के साथ, ये हम वहां जानेंगे। ये एक और विशेषता है। अगला देखिए जरा, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार पढ़ रहे होंगे संविधान में, तब हम उनको और डिटेल में कौन कौन से अधिकार हैं या कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है, कौन से भाग में है अभी बता दिया, या कौन से आर्टिकल में है, वो सब देखेंगे बाद में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी संविधान के आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन दे रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, और ये संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में राज्य ऐसा जब भी कोई कानून बनाएगा, इसका मतलब है नीति निर्देशक तत्वों का मतलब है राज्य ऐसा जब भी कानून बनाएगा या जब भी कोई योजना बनाएगा तो वो क्या देखेगा, जो उसको निर्देश दिए गए हैं उनको मद्देनजर देखते हुए कोई भी कानून बनाएगा। उसको हम और डिटेल में वहां पढ़ेंगे। अगला, भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान है। भारतीय संविधान क्या है, विश्व का विशालतम संविधान का मतलब है बहुत बड़ा संविधान है। बहुत बड़ा का मतलब होता है, इन 2 शब्दों का हम एक साथ समझेंगे। भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है, मतलब हमने अपने संविधान को, या संविधान सभा ने या अंबेडकर साहब ने विश्व के संविधानों को टटोला या विश्व के संविधानों का अध्ययन किया, और जो विश्व के संविधानों में जो अच्छी चीज, ये समझिए कि विश्व के संविधानों की क्या लगाई, छलनी लगाई, और जो उनमें अच्छी चीजें थी वो हमने क्या किया, एडॉप्ट किया अपने संविधान में, या अपने संविधान में उनको लिखा, या अपने संविधानों में हमने उनको अपनाया। विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है, मतलब बहुत सारी चीजें हमने बहुत सारे देशों से ली है। जैसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया, ये सब कुछ जापान से लिया, ब्रिटेन से लिया, अमेरिका से लिया, रूस से लिया। ये बहुत सारे विश्व के संविधानों का अध्ययन किया, तब जाके हमने अपने संविधान को लिखा। सबसे विशालतम है और विभिन्न स्रोतों से क्या है, प्रेरित है। वो स्रोत का मतलब होता है जहां से हमने चीजें ली हैं, विभिन्न देशों से ली हैं। अगला, एकल नागरिकता। भारत में क्या है, नागरिकता जब हम पढ़ेंगे, नागरिकता भाग 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 में है। जब मैं पढ़ाऊंगा नागरिकता तो वहां देखेंगे भारत में क्या है, एकल नागरिकता। एकल मतलब सिंगल सिटीजनशिप। कैसे, भारत का व्यक्ति के पास एक ही नागरिकता है, भारतीय। वो क्या है, भारतीय। जैसे उत्तराखंड के हैं हम, तो उत्तराखंड की अलग नागरिकता नहीं है, अलग राज्यों की नागरिकता नहीं है, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं, जबकि देश की नागरिकता है। हम क्या है, भारतीय। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अमेरिका देश की अलग नागरिकता है और वहाँ के राज्यों की अलग नागरिकता है।
वहां पे दोहरी नागरिकता है, भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। ठीक है, आगे सामूहिक उत्तरदायित्व तो मतलब मैंने जब संसदीय शासन प्रणाली में देखा होगा, उसका मतलब होता है कि जो संसदीय शासन प्रणाली विधायिका के सदस्य है, कार्यपालिका के सदस्य है। इसका मतलब कार्यपालिका में जो मंत्री है उनका सामूहिक उत्तरदायित्व कहाँ है, किसके प्रति है, विधायिका के प्रति। इसका मतलब अगर विधायिका नाखुश हो गई और सरकार गिर गई तो उनके मंत्री पद वो समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि मंत्री साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। इसका मतलब जब तक तुम क्या है, विधायिका को खुश करके चल रहे हैं, या जब तक तुम्हारी सरकार चल रही है तब तक तुम तैर रहे हैं। जैसे ही सरकार चाहे वो 3 साल में गिरे चाहे 2 साल में गिरे, वैसे तुम धड़ से गिर जाएंगे और डूब जाएंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब तुम्हारा क्या है, लोकसभा विधायिका के प्रति उत्तरदायी, लोकसभा के जो सदस्य हैं संपूर्ण सदस्य वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। विधि का शासन है, विधि का शासन का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, इंग्लिश में बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। प्रोफेसर डाइसी हुए, ब्रिटेन के एक विद्वान है प्रोफेसर डाइसी, उनका नाम अभी देखेंगे। प्रोफेसर देखिए जरा, प्रोफेसर डायसी, प्रोफेसर डायसी ने दिया था कि सबसे ऊपर क्या होना चाहिए, विधि। लॉ, सब लॉ के नीचे ही सब है। मतलब कानून जब लागू होगा या कानून की दृष्टि से सब क्या है, एक समान है। चाहे उस व्यक्ति का पद कोई हो, चाहे उसका प्रतिष्ठा कुछ भी हो, चाहे उसका लिंग कुछ हो, जाति कुछ हो, धर्म, कोई भी व्यक्ति शासन, कोई भी व्यक्ति लॉ, कानून की दृष्टि में क्या है, सब समान है। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सब क्या है, समान है। भारत में क्या है, भारत में क्या है, विधि का शासन है। विधि का शासन मतलब कानून की दृष्टि से सब समान है। कानून की दृष्टि से क्या है, कोई ऊंचा पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई धर्म या कोई जाति या कोई लिंग की दृष्टि से कानून क्या है, अलग अलग नहीं है, सबके लिए कानून समान है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। ये विशेषताएं हैं हमारे किसकी, संविधान की। और भारतीय संविधान की विशेषता देखा होगा तुमने, इसलिए भारत का संविधान विश्व के बेहतरीन या विश्व के सबसे अच्छे संविधानों में गिना जाता है। ठीक है, आप बहुत अच्छे देश में रह रहे हैं जहाँ का संविधान इतना सुंदर है, जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, और हमने किस देश से क्या लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।